Good morning, guys. Good morning. Very, very good morning to all of you. Good morning, Akanksha. Good morning, Pooja. A very, very good morning, all the students. तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं और होने भी चाहिए क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट है, जैसे कि आप लोग जानते हो ऑलरेडी कि आपका जो रिजल्ट है CSI नेट का वो यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहा होगा। तो ज़रा फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में मुझको बता दीजिए जिसने यहाँ पे अपना रिजल्ट देख लिया है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सेशन को फटाफट से और भी ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स आपके जो जूनियर्स हैं और आपके साथ के जो कलीग्स हैं यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सके। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए। ओके, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए भी थे करने को। तो बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे उसके रिप्लाई करे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो पहले उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपने नए क्वेश्चंस की ओर। राइट। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं आकांक्षा, डोंट, आप इतना सैड मत हो। डोंट, मतलब बुरा तो लगता है बट हाँ, आपको जब नेक्स्ट जो CSI है उसके लिए टारगेट करना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत मेहनत करते हो यहाँ पे, डेली लाइव लेक्चर्स लेते हो और आपने डेली आप काफ़ी हद तक आप जो जिसे कहते हैं कमांड, आपके हाथ में काफ़ी हद तक उसकी कमांड आ चुकी है तो उसको अब छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत और करनी है और मॉक टेस्ट, अब आपका जो टाइम है वो मॉक टेस्ट लगाने का आ गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपने बहुत पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हो, बहुत बार रिवाइज भी कर चुके हो, तो आपको अब ज़रूरत है मॉक टेस्ट लगाने की। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अगर आप लगाओगे तो डेफिनेटली इस बार आपका हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लियर हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट फॉर देम। एंड जो नहीं हुआ है या किसी थोड़े नंबर से रह गया है तो डोंट वरी, आप इस बार जो दिसंबर का जो एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेटली उस चीज़ को क्लियर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे बहुत मेहनत कर चुके हो तो थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, तो वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही मिल सकता है। तो आप थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह दोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और खासकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसको मैं बार बार आपको पुश करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, चाहे मैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूँ, मैथमेटिकल साइंस या फिजिकल साइंस, एनी स्ट्रीम। राइट। तो ओके, ठीक है, ठीक है, इस जस्ट अ रिजल्ट, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो एक दो दिन ऑफ लीजिए और उसके बाद दोबारा से लग जाइए अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, यानी कि जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसकी तरफ आप लोग लग जाइए। ठीक है, सो सेशन को स्टार्ट करें भाई, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अपनी तैयारी को रोकना बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उसको दुगनी तेजी से और बूस्टअप होके करना है, जिससे कि आपका जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेटली ये चीज़ जो भी आपकी जो कमियां रह गई हैं इसमें वो वहाँ पे दोबारा से ना हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन जो मैंने आपको कल आपको दिया था, दिस इज फ्रॉम मिक्सचर। ओके, चलिए। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया जरा मुझे बताइए एक बार। अभी बहुत से एग्जाम देने हैं आपको, गेट का एग्जाम आएगा अभी आपका और CSI नेट को भी आप टारगेट कर ही रहे हो। चलिए,
ऑप्शन नंबर 4। ओके, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 50%। देखो, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 60% मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर, यानी कि एक मेरे पास मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क है और कुछ मेरे पास वाटर है। वहां पे कह रहा है 60% मेरे पास यहाँ पे मिल्क है। इफ वी हैव 60% मिल्क, तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं जो मिक्सचर है वो 100 लीटर है। मैंने मान लिया जो मिक्सचर है वो मेरे पास 100 लीटर है। 100 लीटर में से 60 लीटर मेरे पास मिल्क है और 40 लीटर मेरे पास क्या होगा, फिर वाटर होगा। दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर। अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशियो पूछूं तो आप बोलोगे भाई द रेशियो इज 3:2। हमसे सवाल ये कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर, इसमें बताना है, परसेंटेज में बताना है, इन द मिक्सचर टू रिवर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द मिल्क एंड वाटर, यानी कि इसका प्रोपोर्शन को हमको रिवर्स कर देना है, यानी कि 2:3 कर देना है। मिल्क और वाटर के रेशियो को अगर मुझे उल्टा कर देना है, इसके लिए मुझे कितना वाटर यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। देखिए, मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करूं तो मिल्क इज 60 लीटर एंड वाटर इज 40 लीटर। तो इसमें कितना वाटर मैं और मिला दूं, लेट्स से x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दैट मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। जो नया रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 2:3। तो यहां से जो x का वैल्यू है वो हमको निकाल लेना है इन लीटर्स, कि कितना पानी यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो दिस विल बी, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 50, यानी कि 50 लीटर मुझे इसमें वाटर मिलाना चाहिए था। भाई टोटल मिक्सचर कितना है, 100 लीटर, 100 में से 50 लीटर तो मुझे उसमें पानी मिला देना है, यानी कि दिस विल बी 50%। क्योंकि जो ओरिजिनल मिक्सचर है वो अगर 100 है तो उसके रेस्पेक्ट में कितना है, 50, यानी कि दिस विल बी 50% वाटर। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमको यहाँ पे जो रेशियो है उसको रिवर्स करना। क्लियर गाइस, समझ आ गई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक ये सवाल मैंने दिया था जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करते हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स। तो हमको इसमें बताना है कि ट्राइंगल्स कितने हैं। सिक्सटीन। ओके, ऑप्शन नंबर 4 16 आ रहा है। चलिए देखो, अगर इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको इंडिविजुअल फिगर्स जो है उसको काउंट कर लेना है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो इंडिविजुअल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना ये वाले, वो कितने हैं, वो है कुल मिला के 8। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 8 तो ये समझ में आ गए। अब देखो, दो दो फिगर के जो कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, यानी कि एक तो ये हो जाएगा, 2 3 4, 8 ये हो गए थे, 4 ये हो गए, राइट। और कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं ये वाले ट्राइंगल, मल्टीपल फिगर के कॉम्बिनेशन से जो बन रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो। अगर इस साइड से देखा जाए, इस डायगोनल से देखा जाए तो दो ये बन जाएंगे, एक ये और एक, यानी कुल मिला के 4 और हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल अब फॉर्म नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी 16 सच ट्राइंगल्स विच इज पॉसिबल। राइट आंसर है 16। ठीक है, तो इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन जो कि हम करने वाले हैं पजल्स के। ठीक है, तो पजल के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको करने हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को करने में। और मैं आपसे कहता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे भी आपको पजल के क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो भी शार्प होगा। ठीक है, जिससे आपके जो क्वेश्चन करने की जो अप्रोच है वो भी बहुत ही ज़्यादा किसी हद तक अच्छी होगी। चलिए, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो पजल के क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है ना, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमको ले लेनी होती है। फिर एक एक करके जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो एलिमिनेट होती जाती है और फाइनली एक लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, दैट विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करना होता है। गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, ओके लेट्स सी, देखते हैं। तो फटाफट से आप लोग इसको अटेम्प्ट करें और मुझको बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। चलिए, तो समय हो चुका है आपका समाप्त। तो इन क्वेश्चंस को आपको 2 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा समय अगर आप लोगे ना तो एग्जाम में फिर वो क्वेश्चंस, इतना ज़्यादा समय यूजुअली हमें नहीं लेना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए, खासकर CSIR में, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख दिया है, अब जरा ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखिए। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है स्टूडेंट्स का आंसर, सी। ओके लेट्स सी। देखो क्वेश्चन को करना कैसे है, जो भी डेफिनेट स्टेटमेंट है हमको वहां से स्टार्ट करना है, यानी कि जो चीज डेफिनेट है। देखिए ऑप्शन नंबर 3, ओके, कह रहा है 8 बॉक्सेस आर प्लेस वन अबव द अदर, यानी कि 8 बॉक्सेस यहाँ पे एक के ऊपर एक रखे हैं, यानी कि बॉक्स बेस्ड पजल है। दिस इज अ बॉक्स बेस्ड पजल जिसमें 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हैं। नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस अबव जी। इसका मतलब क्या है, कह रहा है नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस अबव जी, यानी कि जी के ऊपर, जी बॉक्स के ऊपर 3 से ज्यादा बॉक्सेस, 3 से ज्यादा, ये अपने खुद के सिंबल्स आप लोग बना लो। इसका मतलब क्या है, जी से ऊपर 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं हो सकते। यहां में लगा दिया मैंने क्रॉस, यानी कि 3 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं हो सकते, यानी कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 1 भी नहीं होगा, लाइक दैट। फिर कह रहा है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड आई, कह रहा है 2 बॉक्सेस प्लेस हैं जे और आई के बीच में। तो जे अगर यहां पे है, 2 बॉक्सेस छोड़ के आई यहां पे होगा, एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा बन सकता है आई ऊपर है और 2 बॉक्स छोड़ के जे उसके नीचे बनेगा, यानी कि 2 बॉक्स छोड़ के आई और जे होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जे इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव आई। कह रहा है जे के ऊपर जितने एक सेकेंड, कह रहा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जे, जे के नीचे जितने बॉक्सेस हैं उतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस आई से ऊपर है। सवाल समझ में आ गया। देखो जे के नीचे अगर 1 2 3 4 5 बॉक्स अगर मैं रख देता हूं तो आई के ऊपर भी 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो आप बोलोगे भाई 5 ही क्यों है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, देयर आर 8 बॉक्सेस, तो कुल मिला के 8 बॉक्स भी बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो यानी कि इसके नीचे 5 बॉक्स होंगे और इसके ऊपर 5 बॉक्स होंगे। सिमिलरली यहाँ भी करिए, कह रहा है जे के नीचे कितने बॉक्स हैं, जे के नीचे कितनी वैकेंसी बची, 2, और आई के ऊपर वैकेंसी कितनी बची, 2, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हो गए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अभी सेटिस्फाई कर रही हैं। आगे देखिए, कह रहा है एम इज प्लेस इमीडिएटली अबव एल। एम कहाँ पे प्लेस किया गया है, एल के इमीडिएटली ऊपर, तो उसको मैंने साइड में लिख दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको फिल कर देंगे। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिलो के, कह रहा है के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब के कहाँ पे होना चाहिए, के फिर यहाँ पे होना चाहिए, इसकी पोजीशन फिक्स है क्योंकि इसके नीचे 3 बॉक्स होने चाहिए। तो सिमिलरली केस नंबर 2 में भी के यहाँ पे आ जाएगा। आई इज प्लेस अबव के, कह रहा है जो आई है के ऊपर होना चाहिए, तो भाई के तो नीचे है आई, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। के ऊपर है आई, ये वाला केस ठीक है। आगे देखो, आई इज प्लेस अबव के एंड बिलो एच, और साथ में क्या कह रहा है, आई इज प्लेस अबव के ऊपर है और आई एच के नीचे है, यानी कि एच या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा, तो हम दोनों केस यहां पे ले लेते हैं। एक केस हम ये लेते हैं, एक केस हम ये लेते हैं मेरा एच टॉप पोजीशन पे है, एक केस ये लेते हैं जब मेरा एच सेकंड पोजीशन पे है ऊपर से। आगे देखो, मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में कह रहा है मोर देन 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब एल और एन कहीं पे दिख रहा है क्या हमको, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ इस चीज को हम फिक्स कर सकते हैं कि एम और एल क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, यानी कि एम के जस्ट बगल में कौन है, एल है। एक ही पोजीशन तो बची लास्ट वाली, अगर यहाँ पे एम है तभी तो एल यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी यहाँ पे और वैकेंसी तो है ही नहीं जहाँ पे 2 जगह लगातार फिल है। समझ में आ रही बात, वैसे ही एम और एल को हम यहाँ पे लगा देंगे, एम यहाँ पे एल यहाँ पे, दिख रहा है, देख लो। उसके बाद देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इस लाइन को फिर से देखो, कह रहा है मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स है। अगर एल यहाँ पे है तो एन 1 2 3, 3 के बाद नहीं हो सकता है, कह रहा 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब एल के बाद एन कहाँ पे होगा, फिर एन की पोजीशन एक ही है, फिर यहाँ पे होगा। एल अगर यहाँ पे है तो 3 छोड़ के एन नहीं हो सकता है, फिर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि 3 से ज्यादा होंगे इनके बीच में स्पेसेस। और फिर जी के लिए एक ही पोजीशन बची, कौन सी, ये वाली, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। अब आगे देखो, कह रहे एन इज नॉट एट द टॉप मोस्ट, कह रहे एन यहाँ पे टॉप मोस्ट में नहीं है, यानी कि ये वाला जो केस है एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, दैट इज केस नंबर 2। बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन था ये। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा है जी इज केप्ट अबव एम, जी एम के ऊपर रखा है, जो हमारा जी है वो एम के ऊपर है, जी इज अबव एम, ठीक है भाई, ये तो ठीक कह रहा है। एम इज केप्ट एट द टॉप पोजीशन, एम कह रहा है टॉप पोजीशन पे है, नहीं, गलत। एच इज केप्ट बिलो एन, एच इज केप्ट, एच इज केप्ट बिलो एन, भाई एन के तो ऊपर है, बिलो तो नहीं है, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बात क्लियर है, तो एकदम सही आंसर किया है भाई आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, राइट, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, करिए इसको।
व्हाट कैन बी द पॉसिबल हाइट ऑफ क्यू, क्यू की जो पॉसिबल हाइट है वो क्या हो सकती है वो हमको बताएं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं भाई, समय हो चुका है आपका ऑलरेडी समाप्त। तो क्या क्या आंसर किया जरा बताइए। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है आंसर, ओके। देखो हमसे कह रहा है 7%, यहाँ पे 7% के बारे में बात हो रही है। 7% PQRSANB। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। 7% PQRSABC हैव डिफरेंट हाइट्स, 3% आर टॉलर देन एस। कह रहा है 3% एस से टॉलर है, कुछ इस तरह से। एस से टॉलर 3 लोग हैं, यानी कि बाकी लोग एस से छोटे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लोग हो गए। आगे देखो, कह रहा 3% आर टॉलर देन एस, आर इज टॉलर देन क्यू। आर इज टॉलर देन क्यू, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा। बी इज नॉट टॉलर देन सी। कह रहा है बी सी से टॉलर नहीं है। अगर बी सी से टॉलर नहीं होगा इसका मतलब सी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन बनेगी। बी अगर सी से बड़ा नहीं है या तो फिर उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ए इज टॉलर देन बी। ए इज टॉलर देन बी, यानी कि ए बी से टॉलर है, कुछ इस तरह से। ए इज टॉलर देन बी एंड सी बट शॉर्टर देन एस। कह रहा है ए जो है वो टॉलर है बी और सी से, कुछ इस तरह से बनेगा। ए इज टॉलर देन बी एंड सी, यानी कि हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ए इज टॉलर देन बी एंड सी, बी और सी से टॉलर हो गया। और कह रहा है बट शॉर्टर देन एस, लेकिन एस से शॉर्टर है, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। तो ए सी से तो बड़ा है लेकिन एस से छोटा है। आगे देखो, आर इज जस्ट शॉर्टर देन पी। आर इज जस्ट शॉर्टर देन पी। जस्ट शॉर्टर कह रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में फिर कोई नहीं आ सकता। आर आर हाइट इज 30 सेंटीमीटर मोर देन सी हाइट। आर की जो हाइट है 30 सेंटीमीटर ज्यादा है सी की हाइट से, चलो ठीक है। अब देखो हमसे अगर ये कह रहा है तो यहाँ पे इसको मैं बैठा सकता हूँ। एस के पीछे कितनी जगह है, 3 जगह है, ए सी बी, यही तो बैठ सकता है। और यहाँ पे पी आर क्यू, पी आर क्यू, 3 ही जगह बची तो पी आर क्यू को बैठा देंगे, यानी कि सब कुछ बैठ चुके। फिर हमसे सवाल क्या पूछ रहा था, कह रहा व्हाट कैन बी द पॉसिबल हाइट ऑफ क्यू। क्यू की जो पॉसिबल हाइट है वो हमको बतानी है। इसके लिए हमको बोल रहा है आर हाइट इज 30 सेंटीमीटर मोर देन सी। आर की जो हाइट है सी की हाइट से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। और साथ में कह रहा है द सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन हाइट इज 149। सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, ये वाला सबसे छोटा, ये सेकेंड शॉर्टेस्ट, ये इसकी हाइट अगर 149 है तो आर की मैं हाइट निकाल सकता हूँ, दैट विल बी 30 प्लस सी की हाइट है 149, यानी कुल मिला के 179। आर की हाइट हो गई 179। तो हमसे क्या कह रहा है, एस हाइट इज 15 सेंटीमीटर लेस देन आर। एस की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर कम है आर की हाइट से, तो इसकी हाइट इससे 15 सेंटीमीटर कम, यानी कि 164 हो जाएगी। तो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल हाइट ऑफ क्यू। क्यू की जो पॉसिबल हाइट है ना
वो हमको बतानी है। तो क्योंकि पॉसिबल जो हाइट है वो 179 और 164 के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो इन तीन में से क्या क्या पॉसिबल है? 169 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है 169, ये ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड, 164 पॉसिबल है क्या? 164 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? 164 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? 164, इसीलिए। 170 पॉसिबल है पॉसिबल। यानी कि यानी कि ये दोनों पॉसिबल है, यानी कि ए और सी। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देख। क्योंकि जो पॉसिबल हाइट है वो 164 और 179 के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो जिसमें 169 आएगा और 170 आएगा। क्लियर हो गई बात? एक बार देख लो इसको। राइट, ऑप्शन नंबर 4। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक और सवाल है वैसा ही, करिए इसको। ऑप्शन नंबर ए, ओके, यानी कि 2। ठीक है भाई, और बताइए सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। यहाँ पे 7 लोग दे रखे हैं, उनकी भी हाइट डिफरेंट है, वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही उसी तरह का डेटा है। टेन सेकेंड्स लेफ्ट, फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। चलो क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। हमसे कह रहा है 7% ABCDEFNG आर ऑफ डिफरेंट हाइट, ए इज टॉलर देन बी एंड सी। अब ये कह रहा है ए क्या है? बी और सी दोनों से ही टॉलर है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। सी इज शॉर्टर देन ई, क्या कह रहा है? सी क्या है? छोटा है किससे? ई से। सी इज शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी, लेकिन टॉलर है किससे? बट टॉलर देन डी, कुछ इस तरह से। ई इज टॉलर देन बी, ई इज टॉलर देन बी। अब कह रहा है ई किससे बड़ा है? टॉलर है बी से। ई इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ए, लेकिन ए से छोटा है, कुछ इस तरह से। ए से छोटा कौन है? ए से छोटा है ई। आगे देखो, कह रहा है बी इज टॉलर देन डी, बी इज टॉलर देन डी, कुछ इस तरह से। बी इज टॉलर देन डी लाइक दिस। जी इज टॉलर देन एफ, कह रहा है जी इज टॉलर देन एफ, जी इज टॉलर देन एफ।
बट शॉर्टर देन डी, कुछ इस तरह से, यानी कि डी के पीछे कौन आएगा, जी एंड एफ। अब सवाल उठता है कि भाई बी और सी, अब सी कहां पे आएगा। देखो हमसे सी के बारे में क्या कह रहा है, ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में है, भाई ई और डी के बीच में तो बी भी है, ठीक है, ए ई बी सी, ठीक है। अभी देखते हैं कि बी के पीछे सी कहां पे आएगा। अब ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, ए बी और सी से बड़ा है, ठीक है भाई। और हमसे कह रहा है जो सी है ई और डी के बीच में है, ई और डी के कहीं बीच में है बी और सी, हमको नहीं पता सी कहाँ पे आ रहा है। फिर से देखो, ए इज शॉर्टर देन बी एंड सी शॉर्टर देन ई, सी इज शॉर्टर देन ई से शॉर्टर है कौन, सी। अब हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी इस तरह से बन रही है, ई इज सी इज शॉर्टर देन ई, यानी कि हो सकता है सी यहाँ पे हो, फिर बी हो, फिर डी हो, फिर जी हो, फिर एफ, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है कि बी के पीछे हमारा सी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कह रहा हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन ई से शॉर्टर कितने लोग हैं, ई से शॉर्टर अगर देखा जाए तो ई से शॉर्टर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लोग, देर आर 5% शॉर्टर देन ई। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बी और सी की पोजीशन क्या है, चाहे बी पहले हो सी बाद में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे ई से पहले, दैट विल बी 5, ठीक है। आंसर तो हमको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, देख लो इसको एक बार। क्रिस्टल क्लियर हुआ। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, थोड़ा सा सोचिए समझिए। क्वांटिटी कंपैरिजन का सवाल है। देखो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट ये है, यहाँ पे बीच में लगा है कॉमा, और एक स्टेटमेंट ये है। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट हमसे कह रहा है एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी इज स्मॉलर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और दूसरे स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से कह रहा है। अब कंक्लूजन निकाल रहा है। पहला कंक्लूजन ये है कि जी इज स्मॉलर देन डी, क्या ये राइट है। जी इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, क्या ये राइट है, हमको बताना है। अगर केवल पहला राइट है तो कंक्लूजन 1 फॉलो, अगर केवल केवल सेकंड राइट है तो सेकंड विल फॉलो। अगर दोनों में से एक कह रहा है कि आइदर कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि दोनों में से एक ना एक कोई भी पॉसिबल होना ही चाहिए, हमें श्योरिटी नहीं है लेकिन हमको ये पता है दोनों में से एक आंसर तो है ही, तो ऑप्शन नंबर 3। अगर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है यानी कि देन ऑप्शन नंबर 4 करिए। चलिए,
तो जस्ट सेकेंड, हाँ जी, ऑप्शन नंबर वन आ रहा है आंसर ए। चलिए, ए का मतलब इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉल। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है डी इज ग्रेटर देन जी, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जी स्मॉलर देन डी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आप इसको इस तरह से पढ़ो, डी इज ग्रेटर देन जी। डी क्या है, बड़ा है। अब देखो डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। अगर आप देखोगे जो डी है जी से क्या है, बड़ा है। क्यों? जी और एफ आपस में बराबर है, तो जी को ले लो चाहे एफ को ले लो, एक ही बात है। देखो डी क्या है, ई से बड़ा है और ई बड़ा है एफ से। अगर ई एफ से बड़ा है तो जी से भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से कंडीशन बन रही है, जी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन डी। तो ये क्या है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो उससे बड़ा उससे छोटा ई है, फिर उससे छोटा जी है, यानी कि जी क्या होगा, जी से स्मॉलर होगा, यानी कि पहला वाला कंक्लूजन एकदम ठीक है। जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जी कहाँ पे है ये, और बी कहाँ पे है सेकेंड वाले पहले वाले स्टेटमेंट में। अब देखो किस तरह से हमको कंपेयर करना है, जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों स्टेटमेंट को कौन कनेक्ट कर सकता है, कौन सा एलिमेंट कनेक्ट कर सकता है, आप देखोगे ध्यान से, तो जो एफ वाला जो एलिमेंट है दोनों जगह आ रहा है, तो ये कनेक्ट कर सकता है। भाई एफ और जी आपस में क्या है, बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे एफ की जगह जी लिख देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्मॉलर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। बस मैंने एफ की जगह जी को रिप्लेस कर दिया, अभी आपस में सब कनेक्टेड है। जब भी इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं कि भाई एक ही जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, यानी कि इस तरह से अपोजिट साइन होते हैं, यानी कि इस तरह के अगर साइन चल रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगर साइन चल रहे हैं, इसका मतलब अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए क्या है, बी से ग्रेटर है। लेकिन अगर बीच में साइन अगर अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि ये सब एक फ्लो में चल रहे थे, लेकिन अचानक से बीच में अपोजिट यानी कि उल्टा इस तरह से साइन आ जाता है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते। हमको नहीं पता भाई ए बड़ा है बी बड़ा है, क्योंकि बीच में कुछ इस तरह का अगर साइन आ जाता है एक ही साथ, अगर इस तरह के साइन चल रहे थे अचानक से ऐसा साइन आ जाता है अपोजिट, यानी कि यहाँ पे हम ए और बी में कोई भी जो रिलेशन है वो हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते, यानी कि दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। कि बीच में देखो ऐसा साइन बन रहा था, यहाँ पे ग्रेटर का साइन था, फिर अचानक से यहाँ भी ग्रेटर का ही साइन है इक्वल टू का, अचानक से स्मॉलर देन का साइन आ गया, दैट्स वाई दिस विल बी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर वन विल बी राइट। ठीक है, तो इस तरह से पहचान। चलो, ये समझ में आ गया, एकदम सही आंसर किया है। एक और क्वेश्चन है, करिए इसको।
ऑप्शन नंबर 2 बी आ रहा है। ओके, चलिए इस समय हो चुका है आपका समाप्त। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से, कह रहा है ई इज ग्रेटर देन जी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। इसको करने का एक और आसान तरीका मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो भाई ये जो साइन है इस तरह से, इसको एक मान लो दिस इज अ ओपन गेट, एक गेट है, आपको ई को इस गेट से लेके जाना है। अगर यहाँ पे इसका जो माउथ है ओपन है, इसका मतलब एक मान लो दिस इज अ गेट, दिस इज अ ओपन गेट, एंड इस साइड से अगर देखोगे दिस इज अ क्लोज गेट, ये बंद गेट है, दिस इज ओपन गेट। ई से आपको ट्रेवल करना है, ई से इसको इस गेट से लेके जाना है, जी तक पहुंचाना है। अगर यहाँ पे इस तरह से ओपन गेट्स मिल जाएंगे अगर आपको रास्ते में, तो आप जी तक पहुंच पाओगे। कहीं भी अगर आपको क्लोज गेट मिल जाएगा यानी कि दैट विल बी रॉन्ग, वो फिर गलत हो जाएगा, यानी कि आप जी तक नहीं पहुंच सकते। ई को पहुंचाना है जी तक। अब भाई ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे है, जी कहाँ पे, यहाँ पे। अब भाई दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ए वाला एलिमेंट। भाई ई से अगर आप ट्रेवल कराओगे अप टू जी, जी तक आपको ट्रेवल कराना है, तो ई से पहले ए तक तो चला गया, ये ओपन गेट आपको मिल गया रास्ते में, ठीक है। अब ए से आपको कनेक्ट करना है जी तक, कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब ए से आगे को ट्रेवल जब भी करेगा तो भाई इसको एक क्लोज गेट मिल गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा ना टूवर्ड्स जी, तो ये दिस इज अ क्लोज गेट, यानी कि दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, यानी कि जी तक वो नहीं पहुंच पाएगा। आगे देखो, जी से एफ की तरफ ट्रेवल करना है, जी से इसको एफ की तरफ जाना है इस ओपन गेट से। जी यहाँ पे है, एफ कहाँ पे, यहाँ पे। तो दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ए कनेक्ट कर रहा है। तो जी से ए तक तो ये ट्रेवल कर जाएगा क्योंकि ये ओपन गेट मिल गया इसको। अब चाहे ओपन गेट ऐसा मिल जाए चाहे ऐसा मिल जाए, दोनों ओपन ही गेट है, यानी कि जी से ए तक तो ट्रेवल कर गया, यहाँ तक तो पहुँच गया, फिर यहाँ से ए से चलेगा कहाँ तक, एफ तक। तो ए के बाद फिर से ओपन गेट मिल गया, फिर से ओपन गेट मिल गया, और एफ तक ये पहुँच गया, यानी कि दिस विल बी राइट, यानी कि सेकंड विल फॉलो। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बिना सोचे दिमाग लगाए आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, सेम कॉन्सेप्ट लगाए इसमें भी और बताएं। हाँ, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है भाई, आंसर आने शुरू हो गए एकदम। चलो देख लेते हैं। हमसे देखो कह रहा है y इज ग्रेटर देन u। अब दो स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। अब y को पहुंचाना है u तक, कहां से पहुंचेगा y, y है यहाँ पे और u है यहाँ पे। दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है,
W कनेक्ट कर रहा है दोनों को। अब देखो Y से हमको U तक जाना है, तो Y से W तक तो चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे गेट ओपन है, यानी कि W तक तो पहुंच गया। अब W से स्टार्ट करना है, कहाँ तक? U तक। W से स्टार्ट करेंगे तो गेट ओपन मिल गया मुझे यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि दिस विल बी राइट, एकदम ठीक है। लेकिन चलो पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, W इज ग्रेटर देन X, यानी कि W से हमको X तक पहुंचाना है, तो भाई W इज ग्रेटर देन X, यानी कि ऐसे कह रहा है, तो यानी कि ये वाला देखो, W इज इक्वल टू V, दैट इज दिस। यानी कि W क्या है? W कह रहा है ग्रेटर देन है और इक्वल टू X है, बिल्कुल ठीक है भाई। W और V एक ही तो बात है, चाहे मैं W बोलूं चाहे V बोलूं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो W की जगह भी V लग सकते हो, यानी कि V की जगह मैंने W लिखा, तो W इज ग्रेटर देन इक्वल टू X, यानी कि ये भी ठीक है। तो बोथ कंक्लूजन विल फॉलो, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करें, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो गया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो पहला वाला जो कंक्लूजन है ना, Y इज ग्रेटर देन U, ठीक है, Y इज ग्रेटर देन U। Y से आप W तक तो पहुंच गए और W से आप U तक पहुंच गए, तब ये एकदम ट्रू है। जब ये पूछ रहा है Y इज ग्रेटर देन U, तब आपसे पूछेगा क्या Y ग्रेटर देन U है, तो आप बोलोगे यस है, एकदम ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा तो क्या आंसर होता आपका? Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू U, तब आपका क्या आंसर होता बताइए? Y इज ग्रेटर देन इक्वल टू U। क्या ये तब कंक्लूजन फॉलो करता या नहीं? जब पूछा जाता y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यू, इक्वल टू का भी साइन आ जाता, तब ये चीज वैलिड होती कि नहीं? चलिए, उस केस में ये चीज वैलिड नहीं होती। क्यों वैलिड नहीं होती, जरा ध्यान से देखो। देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, यानी कि y क्या है, या तो बड़ा है या बराबर हो सकता है w के, ठीक है। y बड़ा है या w के बराबर हो सकता है, ठीक है। ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो, राइट। उस केस में हमारा सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो करता, फर्स्ट वाला गलत हो जाता। तो देखिए, अगर y w से बड़ा है और बड़ा इक्वल है, तो ये तो ठीक है, यहां तक तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखो, w को कनेक्ट अगर करोगे z से, तो यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन होता, तब ये चीज ठीक होती, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह इक्वल टू का साइन है। जहां भी इक्वल टू का साइन बीच में मिसिंग होगा, यानी कि तब वो चीज रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? अगर मैं इन तीनों स्टेटमेंट को अगर एक लाइन में लिखूं कुछ इस तरह से, y इज ग्रेटर देन w, उसके बाद w इज ग्रेटर देन z, w इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू u। अगर इन तीनों को कनेक्ट करूंगा ना आपस में, तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनेगा, जो कंबाइन स्टेटमेंट बनेगा, दैट विल बी दिस। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू u, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू u, भाई इक्वल तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बीच में तो साइन केवल ग्रेटर का ही है, तो इक्वल तो हो नहीं सकता किसी भी हाल में। y u के इक्वल किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अगर बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगता, कहाँ पे? यहाँ पे, तो ये पॉसिबल होता तब, लेकिन बीच में केवल ग्रेटर का साइन है, यानी कि हर हाल में w z से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर का ही साइन है केवल। इसलिए y और u आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए तब ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी चीज आपको समझनी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सोचिए जरा और करिए।
समझ में आया क्वेश्चन? बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमसे कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड डीलक्सिस विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि आगे की तरफ से भी या पीछे की तरफ से, दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, यानी इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अगर देखा जाए तो जो हमारा डीलक्सिस है इसमें आगे से भी और पीछे से भी जो इंग्लिश अल्फाबेट जो सीरीज है वो कितनी बन रही है सीरीज, ये हमको बताएं। हाउ मेनी सच पेयर्स, ऐसे कितने पेयर्स हैं? ऑप्शन बी आ रहा है 2। ओके, अगर ध्यान से देखोगे हम डी से स्टार्ट करेंगे। डी, डी के बाद तुरंत क्या आ गया? ई आ गया, यानी कि ये अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से एकदम ठीक बैठ रहा है। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, कहीं पे मैच कर रहा है? केवल यहीं पे मैच कर रहा है। डी से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे अल्फाबेट सीरीज को देखेंगे तो केवल यहीं पे मैच कर रहा है। डी के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी, एच, आई, जे, बाकी तो कहीं मैच कर ही नहीं रहा है, यानी कि एक ही जगह यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, ओनली वन टाइम्स। आगे दूसरे में चेक करेंगे, वन टाइम्स हो गया। ई के लिए चेक करो, एफ, जी, एच, आई, जे, नहीं। तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे भी और पीछे भी, दोनों जगह हमको इस चीज को ट्राई करना है। डी के बाद पीछे क्या आएगा? एफ आना चाहिए, तो ये तो डी है। एल, एम, एन, ओ, पी, एल, एम, एन, ये भी नहीं है। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये भी नहीं है। वाई, जेड, वाई, जेड, ये भी नहीं है। ई के बाद क्या आना चाहिए? एफ, एफ, जी, एच, आई, जे, ये भी गलत है। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यानी कि ओनली वन, केवल वन ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? 2 आ रहा है, तो कहीं पे मैंने मिस किया है क्या? एफ, जी, एच, आई, जे, कहाँ पे मिस किया देखो, यही चीज आपको गिननी है एक बार। एफ, जी, एच, आई, जे, एम, एन, ओ, पी, ठीक है। मुझे तो भाई एक ही दिख रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है। अगर आपको दूसरा जो पेयर है वैसा दिख रहा है तो मुझे बताइए कौन सा दूसरा पेयर यहाँ पे बन सकता है। मुझे तो बस डी के बाद ई दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक वन ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे और दूसरा पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, एक ही ऐसा पेयर बनेगा जो कि इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से ऐसा पेयर बनाएगा। चलो, क्लियर। चलो, इस जैसा एक और क्वेश्चन है, तो जरा इसको फटाफट से करिए और मुझे बताइए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड controversial, each of which has as many letters between them forward and backward direction as they have between them according to the English alphabet order। करिए इसको। करिए भाई, काउंट करके बताएं। 5 होना चाहिए, 6 या मोर देन 6 या 3?
एनीवन? चलिए देखिए, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एक भी नहीं है। ठीक है, फटाफट से आपको काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओ पी, पी क्यू आर, एक तो आर हो गया। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद एक तो ये हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। एन के बाद ओ, पीछे की तरफ जाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है मोर देन 6, ओके। ठीक है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये बन गया। टी के बाद देखो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू, टी में तो नहीं बन रहा है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर एस टी यू वी, नहीं, आर में भी नहीं बन रहा है। ओ पी क्यू आर, पीछे भी नहीं बन रहा है। पी क्यू आर, तीसरा ये बन रहा है। आर, आर के बाद एक और बन रहा है, पी क्यू आर, आर के बाद एस, यानी कि ओ से एक और बन रहा है, यानी कि चार। चार तो हो गए, यानी कि 3 वाला तो नहीं होगा। ठीक है, और देखिए, बी के पीछे देखो, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, डब्ल्यू एक्स ये भी नहीं बनेगा। ई से देखो, ई के पीछे एफ जी एच आई जे के एल, एफ जी एच आई जे नहीं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर के बाद एस, ये बन रहा है, यानी कि पांचवा। टी यू वी, एस से देखो, टी यू वी, एक ये बन रहा है, यानी कि कितने बन गए, छठा ये बन गया। तो 6 तक तो बन गए, पांचवा भी गलत, या तो बी होगा या तो सी होगा। टी यू वी, आई से गिनो, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं, जे के, ए बी सी डी ई, ए के बाद ई बन रहा है, यानी कि इस तरीके, यानी सातवां बन गया, यानी कि मोर देन 6। ठीक है, देयर विल बी मोर देन 6 सच पेयर्स। ठीक है, तो 6 से ज़्यादा मिल गए, यानी कि देयर विल बी मोर देन 6। क्लियर? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन फटाफट से काउंट कर लेना। क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गई बात? बताए भाई फटाफट से। हाँ, ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के सेशन में हम लोग नहीं रखते हैं। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस किए हैं, पजल के क्वेश्चन हो, चाहे क्वांटिटी कंपैरिजन के सवाल हो, तो इस तरह के नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फॉर योर होमवर्क। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर और भी ज़्यादा आप लोग फोकस करिए, और जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करिए, और बहुत ही अच्छा स्कोर लाने की आप लोग कोशिश करें। इससे आप क्या करोगे, इसके लिए आपको पहले तो बहुत अच्छे से जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है। और जो स्टूडेंट्स पहले इस बार CSR देख चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए एक ही बात मुझे बोलना है कि आप ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है।
और साथ ही साथ जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करने के लिए आप जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको आपको डेली बेसिस पे लगाना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एसएससी क्लास, आकांक्षा, थैंक यू ऑल द गाइस। तो लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम 11 AM। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए लाइव, क्योंकि लाइव सेशन में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें जो समझ में भी अच्छा आता है, और साथ ही साथ कुछ अगर क्वेरी होता है वो भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।